हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की शानदार क्लास में। आज की क्लास आपके लिए बड़ी खास होगी क्योंकि जो आज का पेपर है ना बच्चे, एसएससी सीजीएल में ये वाला पेपर आपका पूछा गया था 26 सितंबर शिफ्ट 1 में बच्चे। यानी कि आपके एसएससी सीजीएल का एग्जाम की वो आखिरी डेट थी 26 सितंबर, जब ये पूछा गया था, ये पेपर आया हुआ था। तो ये जिस डेट को था, ये एग्जाम का आखिरी दिन है। शिफ्ट 1 है, फिर इसके बाद शिफ्ट 2 हुआ था और उसके बाद शिफ्ट 3 हुआ था। यानी इस दिन आपको 3 शिफ्ट आपको मिलेंगी, जिसकी पहली शिफ्ट आप यहां पे मेरे साथ सॉल्व करने जा रहे हैं। सेशन को पूरा लास्ट तक देखिएगा। अगर आपने क्लिक कर दिया है तो पूरा लास्ट तक देखिएगा। एक एक क्वेश्चन को इतना डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा कि 100% आप रट के जाएंगे। यहाँ पे 25 क्वेश्चंस को 100 बना के आपके सामने प्रेजेंट करूंगा बच्चे। मेरा नाम है संदीप केसरवानी, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश सिंस 2011। पिछले 14 साल से आप सभी को इंग्लिश पढ़ा रहा हूं और इस समय आप मुझे देख रहे हैं दृष्टि एसएससी प्लेटफॉर्म पे एक शानदार से सीरीज में बच्चे, जिसका नाम है PYQ सीरीज। आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला, जो भी बच्चे हमारे साथ फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरी लाइव क्लास की टाइमिंग है 11:30 बजे। अगर आप यूट्यूब पे हमसे लाइव पढ़ना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री, 11:30 बजे हमारे साथ जुड़िए। ठीक है साथियों, चलिए शुरू करते हैं। आपको 8 मिनट के अंदर पूरे 25 प्रश्न करना सिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1, टाइमर चल चुका है। हर क्वेश्चन पे 20 सेकेंड्स का समय मिलेगा। चलो भैया शुरू हो जाओ। स्पीड से। ओके, समय की समाप्ति। प्रश्न है आपका कि उस अंडरलाइंड पार्ट के लिए सही आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, ये एक ईडियम है बच्चे। मेकिंग अ बी लाइन, यानी मेक अ बी लाइन एक ईडियम होता है। चलिए पढ़ते हैं। रणवीर नेवर हैज द हैबिट ऑफ मेकिंग अ बी लाइन। रणवीर में कभी भी नहीं रही है दी हैबिट ऑफ मेकिंग अ बी लाइन। किस चीज के लिए? फॉर हिज अकेडमिक एक्टिविटीज, अपनी एकेडमिक एक्टिविटीज के लिए। अब समझो यहाँ पे मेकिंग अ बी लाइन यानी बी की लाइन बनाना। बी मतलब होता है मधुमक्खी। मधुमक्खी जब उड़ती है तो बिल्कुल सीधा उड़ती है, एकदम ऐसे यूं करके। तो बी की जो लाइन होती है वो बिल्कुल सीधा होती है, ऐसे करके। अब आपके 4 ऑप्शन है। बिहेविंग एबनॉर्मली, एबनॉर्मल तरीके से बिहेव करना। दूसरा है इमीडिएटली रिस्पॉन्डिंग टू थिंग्स। तीसरा है गोइंग स्ट्रेट एंड क्विक। और चौथा सिलेक्टिंग इनकंसिडरेबली, कंसिडरेटली, इनकंसिडरेटली है, कभी कभी जुबान फंस जाती है। हम बात कर रहे थे यहां पर कि मेक अ बी लाइन, यानी जो बी लाइन है वो कैसे बनेगी? बिल्कुल सीधी बनेगी, और सीधी को कहा जाता है बच्चे स्ट्रेट। करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर सी, गोइंग स्ट्रेट एंड क्विक। क्लियर हो गया? मेक अ बी लाइन का मतलब मैंने आपको समझा दिया, टू गो क्विकली एंड डायरेक्टली टूवर्ड समथिंग, मतलब क्विकली और सीधा किसी की ओर जाना। दैट इज कॉल्ड मेक अ बी लाइन। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी को जाता है। ठीक है, ये एक ईडियम था, सिंपल सा एक ईडियम था। इस ईडियम को बच्चों 50 बार पढ़ाया होगा मैंने आप सभी को, यूट्यूब पर, बैचेस में, दोनों जगह मिला के। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, जिसका टाइमर शुरू हो चुका है। एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, अभी मैं एक्टिव पैसिव की मैंने प्रैक्टिस क्लास चलाई है, आप देख लीजिएगा। कुछ दिन पहले लाइव पढ़ाया था और ऐसे ही सारे प्रश्न कराए बच्चे, ऐसे ही सारे प्रश्न 50 क्वेश्चंस कराए, 50 प्रश्न। समय की समाप्ति दोस्तों, और उसमें मैंने सिखाया है कैसे आप मात्र 2 सेकंड के अंदर ऐसे क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। सच बता रहा हूं। और ये ऐसा नहीं कि मैंने 1 2 4 प्रश्नों में प्रैक्टिस कराई, पूरे 50 प्रश्न कराए हैं बच्चे, 50 क्वेश्चन इन 1 क्लास। आप जरूर देख लीजिएगा, मजा आ जाएगा आप सभी को। अभी मुश्किल से कुछ दिन पहले ही कराया है। ठीक है। रोहित डिड नॉट स्लैप कुणाल। रोहित ने नहीं स्लैप किया है कुणाल को। आप ध्यान से देखो, यहां पे डिड स्लैप लिखा हुआ है ना। जब हम इसको पैसिव चेंज करेंगे तो आपका ये जो डिड है ये कन्वर्ट हो जाएगा वॉज में, राइट। और जो स्लैप है वो स्लैप्ड हो जाएगा। बस सिंपल सा वॉज स्लैप्ड चाहिए, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है आपका। आपका पहला ऑप्शन है वॉज नॉट स्लैप्ड, नेगेटिव है। ठीक है, ये होने के चांसेस है। यहां पे वॉज नहीं है, यहां पे वॉज नहीं है, यहां पे वॉज है, लेकिन एक शब्द और लगा दिया, बीइंग। जब आईएनजी की फॉर्म में होता है एक्टिव वाइज, तब बीइंग का इस्तेमाल होता है। तो ये भी आपका 3 ऑप्शंस आपके कैंसिल होते हैं, और आपका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर। फुल एक्सप्लेनेशन लिखी भी है, आराम से आप इसको दोबारा भी अगर आप चाहें तो यहां पे पढ़ भी सकते हैं। लेट्स हैव क्वेश्चन नंबर 3। टाइमर आपका स्टार्ट हो चुका है, फटाफट आंसर करें। एरर डिटेक्शन का लग रहा है कुछ।
कम ऑन एवरीबॉडी। समय की समाप्ति हुई दोस्तों। सवाल है, पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शंस, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। आपको गलतियां खोजनी है। क्वेश्चन है आपका, द टीचर आस्क्ड हिम नॉट टू कीप डिस्टर्बिंग द क्लास बट इट हैड नो अफेक्ट। क्या लिखा हुआ है? नो अफेक्ट। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ये जो ए से होता है ना, AFFECT, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब की तरह काम करता है। आपने वहां पे लिखा हुआ है इट हैड नो अफेक्ट। इट हैड, इट सब्जेक्ट हो गया, हैड मेन वर्ब हो गई, और नो अफेक्ट जो आप शब्द लिख रहे हो वो आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट आपका नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। दूसरी बात, नो जो है वो एडजेक्टिव की तरह काम करता है, नाउन से पहले लगता है। जैसे नो मनी, नो टाइम, नो इंफॉर्मेशन, ऐसे लिखते हैं ना, तो नाउन से पहले लिखते हैं। अर्थात आपका उस नो को जिसके पहले लिखा गया है वो शब्द नाउन होना चाहिए था, लेकिन ये तो अफेक्ट है। अफेक्ट तो वर्ब होती है। इसका नाउन फॉर्म ई से होता है, इफेक्ट। हमें नाउन चाहिए तो हमें इफेक्ट लिखना पड़ेगा। अब आप अपने सारे ऑप्शंस देखो, किसमें लिखा हुआ है इफेक्ट। तो गलती तो आपकी इसी पार्ट में, कह रहे बताओ कौन से पार्ट में गलती है? इसी पार्ट में गलती, बट इट हैड नो अफेक्ट, इसी में गलती है। अफेक्ट की जगह पे क्या लिखेंगे? इट हैड नो इफेक्ट। क्या लिखेंगे बच्चे? इट हैड नो इफेक्ट। ठीक है, सो करेक्ट आंसर आपके इसी पार्ट पे जाता है, क्योंकि अफेक्ट का इफेक्ट होना चाहिए। सिंपल सा। लेट्स हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। माय डियर स्टूडेंट्स, अगला सवाल आपके सामने। अरे जीरो कर दिया हमने, कोई बात नहीं, 20 सेकंड्स ले ही रहे, वैसे भी 8 मिनट हो ही जाएगा। अपोजिट मीनिंग, एंटोनिम आपको बताना है। आई डू नॉट हैव एनी एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन इन दिस मैटर। इस मैटर पे मेरा कोई भी एक्सेस नहीं है। एक्सेस का मतलब होता है किसी चीज का आप इस्तेमाल कर पा रहे हो, है ना। देखते होंगे आप, फिल्मों में दिखाते ना, एक्सेस डिनाइड, एक्सेस डिनाइड, एक्सेस अप्रूव्ड। अप्रूव हो गया, इसका मतलब आपको परमिशन है, और अगर परमिशन नहीं है तो उसको कहते हैं डिनाइड। डिनाइड से बन गया आपका डिनायल। उसने क्या मांगा आप सभी से? अपोजिट मीनिंग कौन सा हो जाएगा बच्चे? डिनायल। तो सही आंसर है डिनायल, जिसका मतलब है रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट, यानी इनकार कर देना। शी गेव अ फॉर्म डिनायल ऑफ द एक्यूजेशन। उसने एक्यूजेशन का फॉर्म डिनायल दिया। उसने कहा नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, सीधा मना किया उसने। ACCESS जो आपका प्रश्न है, इसका मतलब एबिलिटी टू एंटर, यानी किसी चीज में प्रवेश कर सकते हैं, या कोई चीज को आप किसी, वही है मतलब परमिशन ग्रांटेड, दैट इज एक्सेप्टेड, राइट। तो ये चीज हो जाता है। स्टूडेंट्स हैव एक्सेस टू द लाइब्रेरी एट एनी टाइम, एक्सेस हो गया। बाकी ऑप्शंस देखो। क्लू शब्द तो आप जानते हैं, कहते हैं ना कुछ क्लू तो दीजिए, कोई क्लू तो दीजिए। क्लू का मतलब होता है हिंट, या तो संकेत जिसे कहते हैं, दैट इज क्लू। जैसे द डिटेक्टिव फाउंड अ क्लू एट द क्राइम्स। दूसरा, रीच मतलब कहीं पर पहुंचना, वहां पे पहुंचना कहते हैं ना। वी कैन रीच द स्टेशन इन 10 मिनट्स, हम 10 मिनट में स्टेशन पहुंच सकते हैं। डाउट मीन्स होता है संदेह करना, किसी पर डाउट करना, शंका करना। आई हैव नो डाउट अबाउट हिज ऑनेस्टी, उसकी ऑनेस्टी का मुझ पर कोई भी, मतलब उसकी ऑनेस्टी पर मुझे कोई भी शंका, संदेह नहीं है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जीरो से ही करते हैं सब, 0 0 करके, 1 से 20, 1 से 20। वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। अगर कोई किसी चीज के ब्राइट साइड को देखता है, अगर ब्राइट की जगह पे डार्क लिखा होता, यहां पर अगर ब्राइट की जगह पे लिखा होता वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, तो आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाता दोस्तों पेसिमिस्ट, क्योंकि पेसिमिस्ट का मतलब होता है निराशावादी। निराशावादी ये होता है पेसिमिस्ट। लेकिन आपका प्रश्न है, बताइए जो ब्राइट साइड देखता है उसको कहते हैं ऑप्टिमिस्ट। माय डियर स्टूडेंट्स, आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट मींस होता है आशावादी। एन ऑप्टिमिस्ट ऑलवेज सीज अपॉर्चुनिटीज इन चैलेंजेस। बाकी ऑप्शंस देखिए। सेंट मतलब संत को कहा जाता है, जो आपके साधु संत महात्मा होते हैं ना, वेरी हॉली और वर्चुअस पर्सन, उसे कहते हैं सेंट। जैसे द विलेजर्स रिस्पेक्टेड हिम एज अ सेंट। वहीं पर साइंटिस्ट मींस होता है वैज्ञानिक। द साइंटिस्ट डिस्कवर्ड अ न्यू प्लैनेट। और लास्ट है पेसिमिस्ट, निराशावादी। अ पेसिमिस्ट ऑलवेज सीज प्रॉब्लम्स इंस्टेड ऑफ सॉल्यूशंस। हमेशा निराशावादी आदमी हमेशा बुराई ही खोजेगा, कभी भी सोल्यूशन पे नहीं जाएगा, हमेशा समस्या 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 करता रहेगा, उसी को कहते हैं पेसिमिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। समय आपका शुरू हो चुका है। ईडियम है ये, द टिप ऑफ द आइसबर्ग। दिस इज एन ईडियम। आप इसके अर्थ से समझने की कोशिश करो ना यार, बहुत आसान है।
वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट भी करोगे तो भी मिल जाएगा तुम्हें पूरा समझ में। तो आपका क्वेश्चन पहले पूरा पढ़ लेते हैं। द कंपनी अंडरस्टूड दैट दीज स्मॉल प्रोटेस्ट ऑफ एम्प्लॉयज रिगार्डिंग लो वेजेस वर जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। देखो समझो ऐसे, आइसबर्ग यानी बर्फ की चट्टान, द टिप मतलब टिप, जैसे आदमी किसी रेस्टोरेंट जाता है तो टिप देता है। 2000 का बिल आया लेकिन 50 रुपए टिप दे दिया उसने, यानी बिल 2000 है, पैसा 2000 आया है लेकिन 50 रुपए का टिप अलग से पकड़ा दिया। आप समझो यहाँ पे कहानी क्या है, यानी एक बर्फ की चट्टान है। समुद्र में आप देखते होंगे बड़ी बड़ी जमी हुई बर्फ की चट्टानें होती हैं। टाइटेनिक इसी के चक्कर में तो डूब गया था भाई साहब। टाइटेनिक जो डूबा था चट्टान से ही तो लड़ा था, समुद्र के बीचों बीच बड़ी सी चट्टान जाके लड़ गया, पूरा फाड़ के रख दिया उसको। सो बच्चे यहाँ पे आइसबर्ग बहुत बड़ा होता है समुद्र में, लेकिन भाई बाहर ना बहुत थोड़ा सा निकला होता है। अगर बाहर समुद्र के बाहर इतना निकला है ना, इतना, तो भाई अंदर जो है पानी के अंदर इतना होता है, समझे, और यहां तक पानी होता है ऐसे ऐसे करके, नीचे बाकी पूरा नीचे डूबा होता है। सवाल क्या कहता है, जस्ट द टिप, ये जो टिप है ऑफ द आइसबर्ग, इतना बड़ा आइस के चट्टान के आगे, यानी कहने का मतलब है कि कोई चीज है जो है तो आपके सामने शुरुआत में थोड़ा सा, लेकिन जब आप उसको टटोलने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। तो वो ये कहना चाह रहा है कि जैसे रिगार्डिंग लो वेजेस वर जस्ट, ये क्या है, जो प्रोटेस्ट है, मतलब एम्प्लॉयज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब इसको ऐसे समझ लीजिए ना एसएससी के प्रोटेस्ट को लेकर, कि जब पहले दिन इकट्ठा हुए 31 तारीख को सारे लोग एसएससी प्रोटेस्ट में, हम भी उसके हिस्सा थे, जब सारे लोग इकट्ठा हुए अपनी बात रखने के लिए, प्रोटेस्ट जैसा कुछ नहीं था, बस अपनी बात रखनी थी, प्रोटेस्ट नहीं करना था, तो वो जो शुरुआत थी ना, दैट बिगिनिंग वाज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। समझ में आया, यानी वो एक शुरुआत थी। अगर बात नहीं मानी जाती तो अब तक 2 लाख बच्चा दिल्ली में आ चुका होता, कहीं ना कहीं से, सब जगह से इकट्ठा होकर अपनी बात को रखने के लिए। सो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज कॉल्ड द टिप ऑफ द आइसबर्ग, यानी कोई चीज जो आने वाले समय में बहुत बड़ा आएगा लेकिन अभी छोटा सा है, अभी थोड़ा सा है। एक स्मॉल नोटिसेबल पार्ट ऑफ अ प्रॉब्लम द टोटल साइज ऑफ विच इज रियली मच ग्रेटर, जिसका टोटल साइज बहुत बड़ा है, अभी केवल छोटा सा आया है, दैट इज कॉल्ड द टिप ऑफ द आइसबर्ग। आगे बढ़ो। अगला सवाल आपके सामने है, एंटोनिम बताना है किसी वर्ड का, एंथ्रॉल्ड का बताना है। The author's writing was so captivating that readers were enthralled while the other book left them completely uninterested. बहुत ही प्यारा सा प्रश्न आपके सामने। अब देखो, enthralled का मतलब मंत्रमुग्ध कर दिया, अपोजिट चाहिए आपको, मंत्रमुग्ध कर दिया मतलब आप उसी में खो गए पूरी तरीके से, आप एकदम उसी के हो गए पूरी तरीके से। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा कि यार बहुत ज्यादा बोर हो रहा हूं यार, बाप उसमें आपसे 1 सेकंड ना बिताया जा रहा। दिस इज कॉल्ड बोर्ड, उकताया हुआ, मतलब बोर हो जाना, तो जानते ही हो ना। शी फेल्ट बोर्ड ड्यूरिंग द लॉन्ग मीटिंग, एंथ्रॉल्ड मतलब मोहित हो जाना बहुत ही ज्यादा। शी वॉज एंथ्रॉल्ड बाय द म्यूजिशियंस ट्रिक। बाकी ऑप्शंस देखो। एग्रीमेंट शब्द का मतलब है कोई चीज के लिए आप सहमति दे रहे हो। दे फाइनली रीच्ड एन एग्रीमेंट आफ्टर लॉन्ग टॉक्स। इंटरेस्टेड मीन्स रुचि रखने वाला, किसी चीज में इंटरेस्टेड है। ही इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस। और तीसरा वर्ड है इंट्रीग्ड, जिसका मतलब जिज्ञासु होता है, बहुत ही ज्यादा। क्यूरियस और फैसिनेटेड है, उसको कहते हैं इंट्रीग्ड। तो ये आपके सारे अच्छे अच्छे वर्ड्स है भाई, चुन चुन के शब्द हैं यहाँ पे। एग्जामिनर ना ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं डालता भाई, मजेदार प्रश्न डाल रहा है ना, एक स्टैंडर्ड है इन क्वेश्चंस का। फिल इन द ब्लैंक है यार, क्या फिल करना है इसमें, फ्रेज। एंड रिसीव्ड आ हाई स्कोर। देखो सबसे पहली बात यह है कि तुम्हारा टेंस पास्ट में है। देखो यहां पे पास्ट है ना, तो प्रेजेंट वाले तो हटा दो सीधा, ये 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, अब बच गए 2। लिखा हुआ है अक्षया, अगर मैं ऑप्शन ए लगाता हूं तो स्टडीड हार्ड फॉर द एंट्रेंस एग्जाम, अक्षया ने ही एंट्रेंस एग्जाम के लिए स्टडी हार्ड किया है। मैं अगर ऑप्शन बी लगाता, ये डी लगाता हूं, तो अक्षया वॉज स्टडीड हार्ड, ये सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बनाएगा, और पैसिव नहीं चाहिए क्योंकि स्टडी अक्षया ने ही करी है। तो सेंटेंस का आंसर ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज स्टडीड, वही आपका यहाँ पे फिट बैठ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे
फ्रुगल चाहिए आपको, सिमिलर चाहिए। इवन व्हेन ही वाज लेफ्ट विद प्लेंटी ऑफ फॉर्चून, तो ही लिव्ड अ फ्रुगल लाइफ। मतलब उसके पास खूब पैसा है, प्लेंटी ऑफ फॉर्चून है, लेकिन फिर भी वो अपना जीवन बहुत ही फ्रुगल तरीके से जीता है। तो ही लिव्ड अ फ्रुगल लाइफ इवन व्हेन ही वाज लेफ्ट विद प्लेंटी ऑफ फॉर्चून, यानी उसके लिए प्लेंटी ऑफ फॉर्चून उसके दादाजी छोड़ के चले गए, करोड़ों की संपत्ति छोड़ के चले गए, लेकिन जीवन अभी भी वो क्या कर रहा है, फ्रुगल जी रहा है। हार्ड वर्किंग, पर्पजलेस, थ्रिफ्टी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, किफ़ायती होता है, राइट। मैंने आपको 350 करके पढ़ाया भी था। फ्रुगल का मतलब होता है मितव्ययी, जो पैसे बहुत बचा बचा के खर्च करता है उसको कहते हैं। शी इज फ्रुगल एंड सेव्स एवरी पेनी। थ्रिफ्टी को मैंने पढ़ाया था कि 350 में पूरा साल भर का खर्चा चला लेती है, किफ़ायती है वो, राइट, पैसे बचा बचा के। माई ग्रैंड मदर इज वेरी थ्रिफ्टी इन हर शॉपिंग। हार्ड वर्किंग, मेहनती को कहते हैं बच्चे, पुटिंग इन अ लॉट ऑफ एफर्ट किसी चीज में, हार्ड वर्किंग। ही इज अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हु स्टडीज लेट एट नाइट। पर्पजलेस मीन्स होता है विदाउट एम, निरुद्देश्य, बिना किसी उद्देश्य का। वेंडरिंग पर्पजलेसली, वेस्ट टाइम, टाइम वेस्ट करता है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी का मतलब होता है बहुत ही असाधारण, कहते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस था। शी वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट, शी हैज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट फॉर पेंटिंग। तो ये आपके सामने काफी अच्छे अच्छे वर्ड्स आपके सामने, जैसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी, पर्पजलेस, हार्ड वर्किंग, फ्रूगल एंड थ्रिफ्टी। बहुत बहुत बार पूछा गया, बहुत पूछा गया बच्चे। आगे आ जाओ। ऑनेस्ट, आपका अगला प्रश्न है, ऑनेस्ट का कुछ बताना है क्या, सिमिलर। He was the most honest and good-hearted man that she had ever met. आपको honest का चाहिए सिमिलर। Biased पक्षपात है, फेक मतलब नकली है, डिसेप्टिव मीन्स धोखाधड़ी है। एक ही शब्द तो है जो पॉजिटिव है भाई, बाकी सारे तो नेगेटिव हैं, बाकी सारे तो नेगेटिव हैं यार। सिंसियर मीन्स होता है ईमानदार, ऑनेस्ट मीन्स होता है ईमानदार। सिंसियर मतलब ईमानदार एंड समझदार दोनों होता है, समझदार भी कहते हैं। He gave a sincere apology for his mistake। और आगे देखिए, ऑनेस्ट के लिए she is known for being an honest person। अच्छा, बाकी ऑप्शंस। डिसेप्टिव मतलब होता है भ्रमित करने वाला, जो आपको डिसीव करे। मिसलीडिंग और डिसऑनेस्ट कहते हैं इसको, बेईमान, धोखाधड़ी। His deceptive behavior made people lose trust in him। फेक मतलब होता है नकली बच्चे। This watch looks expensive but it is fake। और biased मीन्स होता है पक्षपात, पक्षपाती जिसे कहते हैं। The judge was accused of making a biased decision। तो ये आपके सामने सारे अच्छे अच्छे ऑप्शन यहां पर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, करिए अरेंजमेंट। थर्टी सेकेंड्स ले लीजिए, आसान है ये भी। टाइम सब साथियों, सही आंसर इस क्वेश्चन का आपके ऑप्शन नंबर ए पे लिखा हुआ है, दैट इज एबीडीसी। शुरुआत आपको करनी है, किसकी बात कर रहे हैं आप, जैसे इट इज कॉल्ड, इट वाज बिल्ड, इट इज ऑल्सो, किसके लिए ये तीनों इट आ रहे हैं। द वर्ल्ड्स बिगेस्ट रेडियो टेलीस्कोप इज इन प्यूर्टो रिको। तो आप यहाँ पे ये वर्ल्ड्स बिगेस्ट रेडियो टेलीस्कोप की बात कर रहे हैं, जो कि ऑप्शन ए में है। और ये चारों ही ऑप्शन में ए केवल एक है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट्स योर आंसर। तो आपका यही है कि इंट्रोडक्शन ऑफ टेलीस्कोप, एंड ए में आपका इंट्रोड्यूस है, इंट्रोडक्शन है टेलीस्कोप का। बी में इसका नाम है ना, इट इज कॉल्ड, इसका नाम दे दिया गया। डी जो है इसका फिजिकल डिटेल दे रहा है कि ये 300 मीटर क्रॉस है। और जो सी है वो प्रोवाइड करता है टाइम डिटेल को कि इट वाज बिल्ड 40 साल पहले। तो ऐसे करके ये हमारा ऑर्डर बन जाता है। लोकेशन, नेम, साइज एंड ईच। ध्यान रखिएगा, ये सब ऑर्डर के हमारे सीक्वेंस होते हैं जो हमें फॉलो करना चाहिए बच्चे। नेक्स्ट पे आ जाइए। द लाइब्रेरी बिल्डिंग इज वेरी हाई एंड हैज 25 फ्लोर्स। हाई का अपोजिट किसको नहीं आता भाई, सबको आता है, हाई एंड लो। तो आंसर हो जाएगा आपका लो, काफी आसान है। लो का मतलब होता है नीचा, हाई मीन्स होता है ऊंचा। द क्लाउड्स आर वेरी लो टुडे, और हाई मतलब ऊंचा। द टावर इज वेरी हाई। बाकी ऑप्शन देखो,
HALE हेल मीन्स होता है हेल्दी एंड स्ट्रांग, कोई बहुत ही तंदुरुस्त होता है ना उसको हेल कहते हैं। जैसे ही इज स्टिल हेल एंड एक्टिव एट 80, वो अभी भी 80 साल में काफ़ी एक्टिव और तंदुरुस्त हैं। स्टडी मतलब होता है मजबूत, अगर आप स्टडी करोगे अच्छी नौकरी लग जाएगी, आपका भविष्य मजबूत हो जाएगा। स्ट्रांग एंड सॉलिड को कहते हैं स्टडी। STURDY है बच्चे, ध्यान रखिएगा। द टेबल इज स्टर्डी एंड वेल बिल्ट, ये तुम्हारा स्टडी जो है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है, याद रखिएगा। और जो स्टडी होता है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब होती है, तभी तो स्टडी का स्टडीड बनता है, ठीक है। और लास्ट वर्ड एलिवेटेड, एलिवेटर होता है ना, एलिवेट करता है यानी कि ऊपर उठाता है, उसी को कहते हैं एलिवेटेड। जैसे द स्टैचू इज ऑन एन एलिवेटेड प्लेटफॉर्म। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। करिए अरेंजमेंट। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज ने कुछ ऐसे करके बनाइए। आंसर ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों। सबसे पहला पार्ट आपका एस है। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, मैंने हिंट दे दिया था, समझ जाना था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात, फिर हमें सब्जेक्ट चाहिए क्योंकि आफ्टर के बाद है तो ये सब्जेक्ट हो नहीं सकता, सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट कहाँ है? द ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, ये सब्जेक्ट है। तो हमारा एस के बाद क्यू बनेगा, एस से शुरू होना चाहिए और उसके बाद देखो यहाँ पे क्यू आना चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन। सिंपल है यार, अप्रोच लगाना सीखना है आपको, स्पेलिंग बताना है। सेलेक्ट दी सेंटेंस दैट कंटेन्स अ स्पेलिंग एरर, जिसमें स्पेलिंग की गलती है वो बताइए। परसिवरेंस। प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत है, ये वाला, क्योंकि इसमें एक शब्द लिखा हुआ है दैट इज परसिवरेंस। तो जो VENCE लिखा है ना, वो परसिवरेंस में ANCE होता है। करेक्ट स्पेलिंग। परसिवरेंस का मतलब होता है दृढ़ता किसी चीज के प्रति, है ना। हर परसिवरेंस हेल्प्ड हर अचीव हर ड्रीम्स, उसकी लगन ने, उसकी दृढ़ता ने, उसकी सोच ने, उसकी लगाव ने उसको कामयाबी दिलाई। तो ये हमारा आपका परसिवरेंस हो जाता है, ठीक है। बाकी ये पूरी एक्सप्लेनेशन है। देखो सारे स्पेलिंग सही थी, केवल परसिवरेंस की स्पेलिंग गलत थी। आपको फाइंड करना था केवल गलत स्पेलिंग। नेक्स्ट बच्चे, आपको एक्टिव पैसिव बताना है। विल यू गिव मी एन इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट। आज इसी टाइप के पैटर्न पर हमने 20 क्वेश्चंस और कराए, यानी टोटल 50 प्रश्नों की प्रैक्टिस कराई है। देख डालिएगा आप सभी लोग। अभी कुछ दिनों पहले, आज नहीं, कुछ दिनों पहले, आई थिंक कब कराया है, ट्यूसडे को, शायद ट्यूसडे को कराया, ठीक है। तो देख लीजिएगा आप लोग जाके वो 50 प्रश्न। अब विल यू गिव मी फ्यूचर में है, विल से शुरू है, विल से ही शुरू होगा, ये दोनों कैंसिल हो गया। और विल यू गिव मी, विल यू गिव मी, तो जब यू यहाँ पे है, मी इधर है, तो मी इधर आएगा, यू उधर जाएगा, मी यहाँ पे आएगा, आई हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर। देखो बेसिक चीजें हैं, छोटी छोटी अप्रोचेस है, लगाओ, कभी गलत नहीं होगा। आगे बढ़ो। ठीक है, बताइए। डिस्कशंस। आर्यन राइट्स लिटरली वर्क्स। आर्यन राइट का लिटररी जो वर्क्स हैं उन सभी ने काम किया है, मदद करी है रीडिफाइन करने में डिस्कशंस को, डिस्कशन ऑफ रेस रिलेशंस का, यानी डिस्कशंस जो है वो ऑफ रेस रिलेशंस का होना चाहिए, और वहां पे लगा हुआ है इन, गलत है, तो ऑफ आना चाहिए दोस्तों। जो करेक्ट प्रीपोजिशन आफ्टर डिस्कशन इस कॉन्टेक्स्ट में जो बैठ रहा है वो ऑफ बैठ रहा है, तो ऑफ लगाइए कि रीडिफाइन डिस्कशन है रेस रिलेशन का अमेरिका में इन द मिड 20th सेंचुरी, ठीक है, ये बनेगा। नेक्स्ट, प्रोफ्यूज का अपोजिट चाहिए, प्रोफ्यूज। गांव में सारे बल्ब हो गए फ्यूज, सारे गांव के लोगों ने एक जगह पे फ्यूज बल्ब को कर दिया प्रोफ्यूज, मतलब इकट्ठा,
प्रचुर होना। प्रोफ्यूज मीन्स होता है कोई चीज का प्रचुर होना, पर्याप्त होना, काफी होना। काफी होना, पर्याप्त होने का अपोजिट है कमी होना। कमी का इंग्लिश होता है स्कार्स। आपको ध्यान होगा मैंने स्कार्सिटी पढ़ाया है। इस कार को सिटी में देखने जाओगे तो मिलेगी नहीं जल्दी, क्योंकि सिटी में ऐसी कार की स्कार्सिटी है। स्कार्सिटी से ही ना स्कार्स बनता है, बहुत ही दुर्लभ हो कोई चीज। वाटर इज स्कार्स इन द डिजर्ट। प्रोफ्यूज होता है प्रचुर होना, काफी होना, अबंडेंट में होना। जैसे शी ऑफर्ड प्रोफ्यूज थैंक्स फॉर द हेल्प, ये हो गया। अब देखो, जस्ट का मतलब है न्यायपूर्ण, जस्ट मतलब जस्ट भी है, फेयर एंड रीजनेबल। ही इज अ जस्ट एंड ऑनेस्ट लीडर। अब आगे देखो, प्रॉम्प्ट का मतलब होता है तत्काल, तुरंत का। शी गेव अ प्रॉम्प्ट रिप्लाई टू माई ईमेल। और हम्बल मीन्स होता है पोलाइट होना, बहुत ही विनम्र होना। ही रिमेन्ड हम्बल डिस्पाइट हिज सक्सेस। तो ये आपके सारे बढ़िया बढ़िया ऑप्शंस होते हैं। His parents did not allow him to enroll in the art college because he is a dabbler in arts, science and literature. टैसिटन है, कम बोलने वाला, इग्नोरेमस, इग्नोर से बना हुआ वर्ड है, डिलेटेंट, डिलेटेंट करेक्ट लग रहा है, डिलेटेंट है। एक इंसान हु टेक्स अप एन आर्ट एक्टिविटी और सब्जेक्ट मेयरली फॉर अम्यूजमेंट एंड विदाउट सीरियस इंटेंट, यानी सीरियस इंटेंट के लिए नहीं बल्कि मजे के लिए करता है, शौकीन है, गैर पेशेवर है, उसको कहते हैं बच्चे डिलेटेंट है। ही इज जस्ट अ डिलेटेंट इन म्यूजिक नॉट अ प्रोफेशनल। प्रोफेशनल नहीं, बस थोड़ा बहुत बजा लेता है बस। टैसिटन वो होता है जो कम बोलता है दोस्तों। द टैसिटन बॉय रेयरली ज्वाइंड इन द क्लास डिस्कशन। कॉन्सोर होता है बच्चे एक्सपर्ट इन टेस्ट और आर्ट को कहते हैं, जिसको हिंदी में पारखी बोला जाता है। शी इज अ कॉन्सोर ऑफ फाइन वाइन। एंड इग्नोरेमस मीन्स होता है जो इग्नोर करे चीजों को, यानी वो ज्ञानी है, उसको जानकारी नहीं है। ओनली एन इग्नोरेमस वुड बिलीव सच अ र्यूमर। तो ये आपके सारे अच्छे अच्छे ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इनकरेक्ट स्पेलिंग चाहिए। नेसेसरी, एकोमोडेट, पोजेशन, रिसीव। 2 से 3 सेकंड में ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। सभी पे 20 सेकंड रुकना जरूरी नहीं है बाबू, 2 से 3 सेकंड में भी निपटाइए। टाइम्स ऑफ। रिसीव की स्पेलिंग में ये ज्यादातर गलतियां यहीं पे होती है, ज्यादातर ऐसी गलतियां होती है बच्चे। ठीक है, करेक्ट स्पेलिंग RECE IVE, RECE IVE, तो मतलब EI है, यहाँ पे IE लग दी है, बस यही गलती है। और ऐसी गलतियां पूछी भी जाती है, यानी कोई चीज को रिसीव करना, दैट मीन्स किसी चीज को प्राप्त करना। ठीक है, आई विल रिसीव द पार्सल टुमारो। बाकी देखो, नेसेसरी मीन्स होता है जरूरी, नीडेड और एसेंशियल कोई चीज हो। वाटर इज नेसेसरी फॉर लाइफ। एकोमोडेट की स्पेलिंग याद कर लीजिएगा। प्रोवाइड स्पेस फॉर हेल्प, ठहरने की जगह देना किसी को, उसे कहते हैं एकोमोडेशन। एकोमोडेशन वर्ड इसी से बनता है। दिस होटल कैन एकोमोडेट 200 गेस्ट। पोजेशन अधिकार या कब्जा को कहते हैं ना, पोजेशन आपको मिल जाएगा। द रिंग इज हर मोस्ट वैल्यूएबल पोजेशन। अंगूठी उसकी बहुत ही वैल्यूएबल पोजेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इज कॉस्टली देन, नहीं होता है, गलत है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट है। द चेयर आई हैव बॉट, वो कुर्सी जो मैंने खरीदी है। रिसेंटली इज, रिसेंटली खरीदी है। इज कॉस्टली है। देन, कॉस्टली तो कंपैरेटिव होना चाहिए, क्योंकि आगे कंजंक्शन देन लगा हुआ है। देन का यूज होता है कंपैरेटिव डिग्री में, कॉस्टली नहीं। इज कॉस्टलियर होना चाहिए, कॉस्टलियर। कॉस्टली को कॉस्टलियर बनाइए, कंपैरेटिव डिग्री इसकी कॉस्टलियर होती है, क्योंकि आगे कंजंक्शन देन लगा हुआ है। वो देन बता रहा है कि आपको डिग्री कंपैरेटिव यूज करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने, मैं सही साइड में खड़ा होना पड़ेगा मुझे। ठीक है जी, अभी सही है? ठीक है, चलो ध्यान से पढ़ो। हो गया जी। 2022 sees us entering a third year of pandemic। 2022 हमें देखता है कि हम एंटर कर रहे हैं तीसरे साल में पैंडेमिक के, महामारी के, कोरोना काल की बात कर रहा है, 19, 20, 21।
एंड द हार्म डैश चिल्ड्रेन इज इंक्रीजिंगली एविडेंट, और जो नुकसान हुआ है बच्चों को वो इंक्रीजिंगली साफ साफ दिखाई दे रहा है। एविडेंट मीन्स होता है साफ साफ। एंड द हार्म सीम्स चिल्ड्रेन नहीं होगा, एंड द हार्म डन टू चिल्ड्रन, बच्चों को जो हुआ हो सकता है। पास्ट पार्टिसिपल लगाओ ना, सही तो है डन टू चिल्ड्रन, क्योंकि वर्ब आपकी आगे लिखी हुई है भाई, इज इंक्रीजिंगली एविडेंट, तो वो हार्म इज इंक्रीजिंगली एविडेंट, ये बीच में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, तो नॉन फाइनाइट ही लगा सकते हो। ये नॉन फाइनाइट नहीं है, ये नॉन फाइनाइट नहीं, ये नॉन फाइनाइट नहीं, केवल एक ही नॉन फाइनाइट है, दैट इज डन। डन लगाने के बाद आगे बढ़ो। A record rise in children poverty. Setbacks to progress on dash vaccination. कैसी वैक्सीनेशन? इरेगुलर नहीं, रूटीन वैक्सीनेशन हो सकता है, क्योंकि बच्चे आपका सेंटेंस यहां पे बात करता है सेटबैक्स टू प्रोग्रेस की लेकर। अब इन वैक्सीनेशन विच मीन्स वैक्सीनेशंस दैट आर गिवन रेगुलरली एज पार्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम, द करेक्ट एडजेक्टिव जो होगा वो रूटीन वैक्सीनेशन होगा, यानी रूटीन वैक्सीनेशन देता रहा गया, कोई भी वैक्सीनेशन रहा हो, हालांकि उस समय बात हो रही है कोविड की, तो कोविड की वैक्सीनेशन की बात होती जाएगी। द हार्म डैश, हार्म आपका सिंगुलर है, एज अनइंटेंडेड साइड इफेक्ट ऑफ द वर्ड्स एफर्ट्स टू मैनेज द क्राइसिस। द हार्म क्या आएगा बच्चे? सिंगुलर है तो हैव नहीं हो सकता। अब आपके बच गए 3 ऑप्शंस, टेंस पहचानिए, काम हो जाएगा। द हार्म एज एन अनइंटेंडेड साइड इफेक्ट है, क्या किया उसने? हैज इमर्ज्ड या हैड इमर्ज्ड या वॉज इमर्ज्ड? सेंटेंस तो पहले तो आपका वॉइस पहचानिए, वॉइस एक्टिव है और टेंस आपका प्रेजेंट है। आप देख लीजिए सब जगह आपने प्रेजेंट ही बात की है, राइट। सेटबैक्स टू प्रोग्रेस ऑन डैश वैक्सीनेशन, और भी देखिए यहाँ पे ये सीज लिखा हुआ है, राइट, प्रेजेंट है, वहां पे देखो चिल्ड्रन इज लिखा हुआ है। सो सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे हैज, क्योंकि ये पैसिव वॉइस है, ये पास्ट है, और हैव हो नहीं सकता क्योंकि सिंगुलर है वहां पे। नेक्स्ट पे आते हैं दोस्तों, 24 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कोविड हैज बीन अ यूनिकली डिसइक्वलाइजिंग क्राइसिस, सही बात है। लॉपसाइडेड डैश वैक्सीनेशन, वैक्सीन्स असाइड, लॉपसाइडेड क्या है? सीम्स टू, कीप्स टू, एसेस टू, एक्सेस टू, एक्सेस टू। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, एक्सेस टू। देखिए जो फ्रेज है लॉपसाइडेड एक्सेस टू वैक्सीन्स, इसका मतलब है अनइक्वल होना या अनफेयर अवेलेबिलिटी होना ऑफ वैक्सीन्स की, और सेंस वैसे ही लेके जा रहा है, तो करेक्ट आंसर जाएगा बच्चे ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एक्सेस टू। लास्ट क्वेश्चन ले लीजिए। एंड जॉबलेस losses have been disproportionately borne by women and youth. What next for the world's children in the year ahead? As the past 2 years, prospects for children will continue to hing on the pandemic. अच्छा जी, minor on the pandemic नहीं होगा, foremost on the pandemic, to hing foremost, chances तो है। Hang foremost on, इसका मतलब होता है टू डिपेंड प्राइमरली ऑन और मेनली समथिंग, किसी चीज पर मेनली और प्राइमरली डिपेंड होना उसको कहते हैं हिंग फॉरमोस्ट ऑन, सर्वप्रथम। तो सही आंसर आपका यही हो जाएगा, बाकी तो वहां पे उसके साथ फिट नहीं बैठेंगे ना, जो वहां पे वर्ड आपका लिखा हुआ है दैट इज हिंग, तो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। ठीक है, लो भाइयों 25 प्रश्न पूरे करा दिए, पूरे हो गए 25 प्रश्न। कैसी लगी आपको ये आज की क्लास? क्या कहती है जनता? 25 क्वेश्चंस आपके PYQ वाले सॉल्व करके कैसा लगा आपको? उम्मीद करता हूं आपको चीजें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा आज के सेशन से। वोकैबुलरी तो खास तौर पे आपको वर्ड्स मिले ही होंगे, इतने सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो आपको सिखाएं, और हर वर्ड की केवल हिंदी इंग्लिश मीनिंग ही नहीं बल्कि उन वर्ड्स पर आपको एक एग्जाम्पल भी प्रोवाइड किया जो बहुत ही ईजी लैंग्वेज में। ठीक है, अच्छे से करिए सभी चीजों को। दृष्टि SSC चैनल पे मेरी क्लासेस होती है 11:30 बजे लाइव, तो आप 11:30 लाइव भी जुड़िए मेरे साथ। ठीक है, 11:30 बजे लाइव जो होगी उनका ये थंबनेल है। CGL फाउंडेशन का कोर्स आया हुआ है बच्चे, आपको ज्वाइन करना चाहिए।
2499 इसकी फीस है, साथ में 10 किताबें आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी, अलग से कोई चार्ज नहीं देना, और 750 घंटे की आपको लेक्चर्स मिलेंगे, डाउट सेशंस मिलेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें जो जनरली आपको चाहिए वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगे। क्लियर हुआ भाइयों? तो देखिए यहाँ तक तो हो गया। अब आगे का जो पार्ट है बच्चे, हम लोग कल कुछ नया टॉपिक शुरू करेंगे। कल कुछ नया टॉपिक नहीं, कल की बात नहीं है, मतलब नया थंबनेल लेकर आएंगे, तो नया पेपर लेकर डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए फिर अभी की क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। जो भी पढ़ाया जा रहा है बच्चे, इनको अच्छे से पढ़िए, एक एक क्वेश्चन जो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको हल्के मत लीजिए, हर एक क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से रिवाइज करिए, हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रिवाइज करिए, हर एक प्रश्न आपके बड़े काम का है, एक भी स्किप करोगे, एक भी छोड़ोगे, नुकसान अपना कर बैठोगे, ठीक है बच्चे। तो ऐसी गलती ना करें, हर प्रश्न का प्रॉपर रिवीजन करते रहें, मेरी इस एनालिसिस को अपनी ज़िंदगी में उतारें और 100% 100 प्रश्नों के साथ एक एक पेपर सॉल्व करें। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। जय हिंद साथियों।